हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, ऑनर एंड लेक्चरर ऑफ आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस नंदुरबार। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में से 11th स्टैंडर्ड में से चैप्टर नंबर 2 और वो चैप्टर है सिस्टेमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है नाम? सिस्टेमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर का सिंपल से मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे आसपास में, ठीक है, हमारी डाइवर्सिटी में, आप उसे डाइवर्सिटी कह लो या तो आप उसे बायोडाइवर्सिटी कह लो, तो हमारे आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना वही इस चैप्टर का मेन पर्पस है। यस, I will teach you this complete chapter in a Hindi and English, both this language, so that every student will easily understand. Yes, the name of title, the name of chapter is a systematics of living organism, and this chapter is fully based on classification of all the living organism. In our surrounding area, we have a different biodiversity. What is biodiversity? Bio means living and diversity means changes among the living organism. Biodiversity का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंजेस। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ चेंजेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी, हमने देखा है कि हमारे आसपास काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। यस, देन यू कैन से प्रोटिस्टा। Protista includes amoeba, paramecium. Then you can say plant. So plants include, you can say algae, bryophytes, pteridophyte, angiosperm, gymnosperm, and then fungi. So fungi include yeast, mushroom, and even though some fungi which produces antibiotic, ब्रेड के ऊपर जो माउल्ड ग्रो होता है, फंगस ग्रो होता है, वो भी एक प्रकार का फंजाई है, लेकिन उसे प्रोटिस्टा कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं, बिकॉज प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, फंजा लाइक प्रोटिस्टा, ऐसे टाइप भी होते हैं। और आखिरी में आता है एनिमल। अब हम हमारे सामने, हमारे आसपास में काफी अलग अलग प्रकार के एनिमल देखते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी में होते हैं, जैसे शार्क है, ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल तो सबसे बड़ा एनिमल है इस दुनिया में। और हम एडवांस ऑर्गेनिज्म, एडवांस एनिमल में हम ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, एलिफेंट आ जाते हैं, डॉग आ जाते हैं, कैट आ जाते हैं, लायन आते हैं, टाइगर आता है, जिराफ आता है, जेब्रा आता है, ये सब एनिमल है। तो अगर हम देखें तो हमारी बायोडाइवर्सिटी में, मतलब हमारे आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं। मतलब इन आवर नियर अबाउट सराउंडिंग स्पेस there are lots of organism. I am not talking only about animal, I am talking about lots of living organism, and all these living organism shows some similarity between each other and some dissimilarity between each other. So that concept is called biodiversity. Now I would like to tell you how this biodiversity is classified, how they are systematically arranged. मतलब इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में अरेंज किया गया हुआ है और किसने इनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टू डोमेन सिस्टम। हमारे एक्चुअली सिलेबस में टू डोमेन सिस्टम नहीं है और हम पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको बताता हूँ टू डोमेन सिस्टम मतलब क्या। मतलब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल लिनियस, तो हम उसे कार्ल लिनियस भी कहते हैं, कार्ल लिनियस। ये साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, और वो कैटेगरी थी किंगडम एनिमेलिया और सेकंड कैटेगरी थी किंगडम प्लांटिंग, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हुआ था, और वो दो कैटेगरी थी किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटिंग। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कार्ल लिनियस की इस थियरी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, और उन साइंटिस्ट का नाम था हैकल। हैकल ने एक क्वेश्चन उठाया। हैकल ने
कार्ल लिनियस की थियरी को गलत साबित किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस बायोडाइवर्सिटी में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आप एनिमल और प्लांटी में डिवाइड कर दोगे तो बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे? ठीक है, उनकी बात भी सही थी। बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, फंजाई कहाँ जाएंगे, प्रोटिस्टा कहाँ जाएंगे? तो ऑब्वियसली कार्ल लिनियस की ये थियरी को फेल कर दिया गया, और फेल करने के पीछे क्रेडिटेबल पर्सन कौन था? हेकल। एक्चुअली उनकी थियरी को फेल करने के लिए वो खुद ही क्रेडिटेबल थे, क्योंकि उन्होंने ये बेसिकली सोचा ही नहीं कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हम सिर्फ दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कार्ल लिनियस वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैव गिवन द टू डोमेन सिस्टम, मींस two kingdom system, and according to him he says that all the living organisms should be classified under kingdom Animalia and kingdom Plantae, but it was not possible because Haeckel asked the question where you will put the fungi, where you will put the bacteria, where you will put the protista, and therefore Carl Linnaeus theory was rejected. And then two scientists came, yes, and their domain system is different, like a three domain system. Three-domain system. Three-domain system was given by the scientist Carl Woese. Carl Woese in the year 1990. Three-domain system मतलब three kingdom system. ये थियरी कार्ल वूस साइंटिस्ट ने दी थी 1990 में, और 1990 से पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। और R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 डोमेन सिस्टम बनाई थी, और 5 डोमेन सिस्टम इन्होंने 1969 में बनाई थी। तो एक्चुअली कार्ल लिनियस के बाद R.H. विटेकर का नंबर आता है, लेकिन ये 2 डोमेन सिस्टम, ये 3 डोमेन सिस्टम और ये 5 डोमेन सिस्टम है। इसके लिए मैं आपको इसी प्रकार से समझा रहा हूँ, आप माइंड में समझ लीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं 3 डोमेन और 5 डोमेन में क्या फर्क है। तो कार्ल वूस जो थे, इन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में अरेंज किया हुआ था, और वो 3 कैटेगरी थी। सबसे पहली कैटेगरी थी आर्चियोबैक्टीरिया। दूसरी कैटेगरी थी यूबैक्टीरिया, और तीसरी कैटेगरी थी यूकेरिया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या देखिए, आर्चियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया कैटेगरी है। अब ये जो आर्चियोबैक्टीरिया है, मतलब आर्चियोबैक्टीरिया को हम कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया ये है एंशिएंट बैक्टीरिया। मतलब ऐसा समझ लो कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले जो पुराने जमाने में वो बैक्टीरिया होते थे, उन बैक्टीरिया को हम कहते थे एंशिएंट बैक्टीरिया, जो कि हाई टेम्परेचर पे ग्रो होते थे, हाई प्रेशर पे ग्रो होते थे, हाई मीथेन कंडीशन में ग्रो होते थे, हाई एसिडिक कंडीशन में, हाई बेसिक कंडीशन में, और हाई आइस कंडीशन में, बर्फ में भी ग्रो होते थे, लावा में भी ग्रो होते थे। तो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं आर्चियोबैक्टीरिया। ठीक है, मैं 3 डोमेन सिस्टम और 5 डोमेन सिस्टम मेनली आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ फिलहाल इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का। और सेकंड कैटेगरी आती है हमारे सामने यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। तो आजकल जो बैक्टीरिया अवेलेबल है, जैसे इकोला बैक्टीरिया है, प्रोटियस है, साल्मोनेला है, ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होते हैं उनको हम कहते हैं आर्चियोबैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में ग्रो होते हैं, जैसे 37 टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, फिर नॉर्मल पीएच है, इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। और यूकेरिया का मतलब क्या होता है? सभी यूकेरियोट्स। सभी यूकेरियोट्स को हम क्या कहेंगे? यूकेरिया। सो यूकेरियोट्स में कौन कौन आता है? यूकेरियोट्स में आते हैं मतलब एनिमेलिया, उसके बाद प्लांटी, और उसके बाद आएगा प्रोटिस्टा, और उसके बाद आएगा फंजाई। तो ये देखिए यूकेरिया का मतलब क्या होता है? यूकेरिया का मतलब वो होता है जिसके अंदर चारों के चारों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक मतलब जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोट।
और आर्चियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, ये तो दोनों बैक्टीरिया है, मतलब ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। फिर से समझ लीजिए, आर्चियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस नहीं है और हम इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स, ये सभी वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो एनिमल मतलब एनिमलिया किंगडम, प्लांटी मतलब प्लांट किंगडम, और प्रोटिस्टा मतलब प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई मतलब फंजाई किंगडम। तो ये चारों किंगडम वो वाले किंगडम है जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और तभी हम इनको यूकैरियोटिक में डिवाइड करते हैं, यूकैरियोटिक में क्लासिफाइड करते हैं। तो कार्ल बूस ने इन सभी को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कार्ल बूस वाज द साइंटिस्ट हु इन 1990 classified all the living organism into 5 categories. Just like Carl Linnaeus divided into 2 categories, same way Carl Booth classified them into the 3 categories, such as the first one Archaeobacteria, second one Eubacteria. But these both were the type of bacteria, which means they were prokaryotics. Still right now also they are prokaryotic. Prokaryotic means which do not have a nucleus in the cell. So Eubacteria, Archaeobacteria. Yes. Eubacteria are true bacteria which are available nowadays. Archaeobacteria were ancient bacteria. They are also called extremophile. I'll teach you in detail. This is just only beginning, introduction to the lesson. Eukarya, it means all the eukaryotic organism, which may include plantae, animalia, fungi, protista. अब R.H. Whittaker कौन थे? R.H. Whittaker वो साइंटिस्ट थे जिनकी थियरी इन सभी में से सबसे ज्यादा फेमस हुई है, सबसे ज्यादा। और R.H. Whittaker इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में 1969 में डिवाइड किया, और वो 5 कैटेगरी थी किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, fourth kingdom animalia, and last kingdom plantae। ठीक है, तो ये देखिए आप इसमें और इसमें एक सिमिलरिटी देखोगे। यहाँ पे देखिए किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, ये चारों के चारों जो है वो यूकैरियोटिक है, और कार्ल बूस ने इन चारों के चारों को यूकैरिया कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, और आर.एच. व्हिटेकर ने उन चारों के चारों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आर.एच. व्हिटेकर ने किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरिया को एक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन कार्ल बूस ने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आर्चियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो से ये था क्लासिफिकेशन इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कार्ल बूस 3 डोमेन, R.H. Whittaker 5 domain, Carl Linnaeus 2 domain system, guys. So how do you understood this properly? एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। कार्ल लिनियस ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एनिमल या प्लांटी। हेकल ने क्वेश्चन उठाया कि आप बाकी ऑर्गेनिज्म को जैसे फंजाई है, फिर प्रोटिस्टा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, इनको कहाँ प्लेस करोगे। फिर 3 डोमेन सिस्टम आई जिसमें कार्ल बूस ने आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, यूकैरिया में डिवाइड किया, और R.H. Whittaker ने 1969 में इन सभी ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो जो सबसे बेस्ट टेक्निक है क्लासिफिकेशन की वो R.H. Whittaker की थी। थैंक यू। Hello dear all students, so we are going to discuss the second topic from the lesson. The name of lesson is the systematics of living organism. Actually it's nothing but the biological classification. So to describe this systematic and taxonomy, this is a simple task to understand. Yes, ये काफी सिंपल से दोनों वर्ड्स हैं, बस आपको इन दोनों को वर्ड्स को अलग अलग समझना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं सिस्टेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है। सिस्टेमिक, इट इज स्टडी ऑफ similarity and differences amongst two living organism.
अब सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या देखें? सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या समानताएं हैं, मतलब क्या सिमिलरिटी है, और क्या असमानताएं, मतलब क्या डिसिमिलरिटी है, इन दोनों की स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमिक। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये देखिए, एनिमल एंड प्लांट। अब आप ये देखिए, एनिमल और प्लांट के बीच में क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस है। मैं आपको 3 सिमिलरिटी बताता हूं और 3 डिफरेंसेस बताता हूं। ये देखिए, एनिमल, यस, आपको सबसे पहले सिमिलरिटी बताता हूं। जस्ट लाइक एनिमल हैव नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, बट प्लांट हैव सेल वॉल। ठीक है ना, प्लांट के अंदर सेल वॉल है लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं है। दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, एनिमल आर हेटेरोट्रॉप्स एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। सुनिए, पहले मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूं और उसके बाद मैं आपको सिमिलरिटी बताऊंगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? एनिमल हैव नो सेल वॉल एंड प्लांट हैव अ सेल वॉल। मतलब प्लांट की जो सेल होती है उसके ऊपर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल की जो सेल होती है उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, डायरेक्टली सेकंड लेयर मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट के अगर टेक्निक से देखें तो सेकंड लेयर है, लेकिन एनिमल में सेल मेम्ब्रेन पहला लेयर कहलाया जाता है। देन एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप, मतलब एनिमल खुद का फूड नहीं बना सकते, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन प्लांट खुद का फूड बना सकते हैं, इसके लिए हम प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल do not have chloroplast, but plant have chloroplast। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तभी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तभी तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। लेकिन एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट होता तो ऑब्वियसली हम भी एटमॉस्फेयर में से हम भी सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सकते हैं और फिर हम भी हमारी बॉडी में फूड बना सकते हैं, लेकिन हम फूड नहीं बना सकते, तभी तो हम क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप। तो ये क्या हो गया? डिफरेंसेस। ठीक है, मुझे आगे टेक्सोनोमी भी लिखना है, तो मैं आपको इसके जो सिमिलरिटी है मैं आपको ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ। अब प्लांट और एनिमल में सिमिलरिटी देखिए, प्लांट कैन ऑल्सो शोस ब्रीदिंग मैकेनिज्म, एनिमल कैन ऑल्सो शोस ब्रीदिंग मैकेनिज्म, बट हाउएवर द टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग इज समवॉट डिफरेंट। यस, plant shows several biochemical process, animal also shows several biochemical process. Say for example, protein synthesis, DNA replication, cell division, glycolysis. Animal also shows protein synthesis, DNA replication, cell division, glycolysis, etc. etc. प्लांट जो बायोकेमिकल रिएक्शन दिखाते हैं वो एनिमल भी बायोकेमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये सिमिलरिटी हुई दोनों के बीच में। ठीक है, एनिमल ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियस एट द सेंटर, प्लांट ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियस एट द सेंटर। यस, so this is also again similarity just because both belongs to which category? eukaryotes। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटी हो गई और पहले मैंने आपको डिफरेंसेस बताए। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। ये देखिए, टेक्सोनॉमी it deals with collection, identification, nomenclature, description and classification of living organism, this is called टेक्सोनॉमी। अब देखिए टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। टेक्सोनॉमी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब उसको नाम देते हैं, और उसके बाद उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, और उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये वाली कंसेप्ट होती है टेक्सोनॉमी। लेकिन आप याद रखिए, टेक्सोनॉमी में इन पांचों शब्दों को, इन पांचों वर्ड्स को आपको प्रॉपरली सीक्वेंसली अरेंज करना है, और जब आप प्रॉपरली इनको सीक्वेंसली अरेंज करोगे तो ही ये बेहतर कहलाएंगे।
यस, आपको कैसे याद रखना है देखिए, मान लो अगर आप कोई एजुकेशनल टूर पे जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, कोई बोटेनिकल गार्डन में जाते हो, या तो कोई एक नॉर्मल गार्डन में जाते हो, वहां पे आपको एक फ्लावर मिलता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो फ्लावर कौन सा है, कौन सी कैटेगरी का है, कौन सा स्पीसीज का है, कौन सा जीनस का है। तो आप सबसे पहले उस फ्लावर को कलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद जिसके पास उसकी बेटर जानकारी हो, मतलब कोई बायोलॉजिकल टीचर जैसे हम हैं, तो आप हमें वो प्लांट दिखाइए तो हम उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब ये वो कैटेगरी का प्लांट है, XYZ कैटेगरी है। उसके बाद हम उसका नेमिंग करेंगे, मतलब नोमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, मतलब फ्लावर कैसा है, उसके एंड्रोशियम कितने हैं, गाइनोशियम कितने हैं, सेपल्स कितने हैं, पेटल्स कितने हैं, फ्लावर के स्टॉक कितने हैं, फ्लावर के बाद फ्रूट कौन सा आएगा, मतलब अगर आपके पास फोटो है या तो कोई प्लांट मटेरियल है, तो उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे किंगडम, यस, फिर किंगडम के बाद जो भी मतलब कैटेगरी आती है, किंगडम के बाद क्लास आएगा, सब क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा, जीनस आएगी, स्पीसीज आएगी, तो उसका पूरा क्लासिफिकेशन करना मतलब टेक्सोनॉमी। तो ये पूरी टेक्सोनॉमी होती है। टेक्सोनॉमी इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of collection, identification, nomenclature, description and classification of living organism. This is called taxonomy. तो guys ये था हमारा टॉपिक छोटा सा, सिस्टेमेटिक एंड टेक्सोनॉमी। आई होप सो आप लोगों को ये इजीली समझ में आया होगा। So guys, now we are going to discuss about the classification. क्लासिफिकेशन ये जो शब्द है वो सबसे पहले किसने कॉइन किया हुआ था, मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, एपीडी कैंडोले नाम है उनका। 1813 में उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम है यस क्लासिफिकेशन। अगर आपके सामने मैं आपको पूछूं कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, तो आपके माइंड में कुछ इमेजिनेशन क्रिएट होगी, लेकिन आप उनको शब्दों में शायद अरेंज नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इट इज आर्ट ऑफ arranging, it's nothing but art of arranging any object in sequence. Yes, ये देखिए, it is an art of arranging any object in sequence. This is called क्लासिफिकेशन। मैं आपको इसका सिंपल सा तरीके का मतलब बता रहा हूँ। आप क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन अलग अलग टेक्निक से बता सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सिंपल तरीके से देखें तो ये क्या है, ये एक प्रकार की कला है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में रखते हैं। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो आप कोई बिग बाजार में जाते हो, या तो डी मार्ट में जाते हो, मॉल में जाते हो, तो मान लो आप डी मार्ट में जाते हो और आपको खरीदना है फूड आइटम। तो डी मार्ट में जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ऊपर लेबल लिखे होते हैं, फूड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ, फैब्रिक, ऐसे अलग अलग डिविजन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपकी डिमांड से फूड आइटम है तो आप फूड आइटम की तरफ मूव करोगे, और वहाँ पे फूड आइटम में भी आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। जैसे फूड आइटम में है अनाज, कॉमोडिटी, यस, गेहूँ चावल हुए, फिर दाल हुए, ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद ऑयल, ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे। मतलब अगर आपको स्पेशली चाहिए एप्पल, तो आप फूड आइटम में जाओगे, फूड आइटम के बाद कॉमोडिटी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और आप फ्रूट की तरफ जाते हो, फिर आपको फ्रूट्स ढूंढना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इतने बड़े से डीमार्ट में अगर आपको फ्रूट ढूंढना है और कहीं पे कुछ लेबल नहीं होगा, तो आप सोचो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कपड़ों के ऊपर प्रेस कर दें, अगर आपको प्रेस चाहिए तो डीमार्ट में आप कैसे ढूंढोगे? तो डीमार्ट में जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको पता है ये प्रेस तो एक इलेक्ट्रिक आइटम है, तो आप इलेक्ट्रिक ढूंढोगे। इलेक्ट्रिक आइटम कहाँ है? तो इलेक्ट्रिक आइटम मान लो 3rd फ्लोर पे, तो आप डायरेक्ट 3rd फ्लोर पे जाओगे, और 3rd फ्लोर में भी आपको क्लॉथ दिखेंगे, आपको सैंडल्स दिखेंगे, और आपको इलेक्ट्रिक में आप देखना है। तो इलेक्ट्रिक में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाएंगे। एक साइड टीवी होगी, एक साइड बेसिकली VCR होगा, एक साइड है ना मतलब म्यूजिक सिस्टम होगा। फिर आप जाओगे इलेक्ट्रिक में छोटे छोटे अप्लायंस, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस में जाओगे, फिर आपको इजीली जूसर होगा वहाँ पे, और उसके साथ प्रेस भी होगी। मतलब काफ़ी छोटे छोटे आइटम आपको वहाँ पे मिल जाए। मतलब क्लासिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आपकी जो डिमांड है वो आप तक इजीली पहुंच जाए। सबसे बेहतर एग्जांपल मैं देता हूं आपको।
मान लो आपको बायोलॉजी की एक बुक चाहिए, ठीक है, और वो बुक का नाम है जीन एड, वो बुक का नाम है जीन एड। तो ये बायोलॉजी में जेनेटिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप लाइब्रेरी में जाओगे तो लाइब्रेरी में 3-4 सेक्शन होंगे, जैसे साइंस हुआ, आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी डिमांड बायोलॉजी की तो आप साइंस सेक्शन में जाओगे, साइंस सेक्शन में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आप बायोलॉजी में जाओगे। बायोलॉजी में जैसे जाते हो तो आपको ब्रांचेस दिखेंगी, बॉटनी वाले बुक्स मतलब प्लांट वाले, फिर एनिमल वाले, जूलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स। आपको पता है जी नेट जेनेटिक्स में आता है, तो आप जेनेटिक्स में जाओ। फिर आपको काफ़ी सारे ऑथर्स के नाम मिलेंगे और उस कवर्ट में आपको इजीली मिल जाएगा। मान लो एक लाइब्रेरी में 2 लाख बुक है और अगर कहीं पे लेवल नहीं है तो आप शायद 10 दिन लगा दोगे, लेकिन आप शायद अपनी बुक तक ना पहुंच पाओ। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से किया गया है तो आपसे 5 मिनट में आपकी बुक आपके हाथ में होगी। दिस इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग एनी ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, इन अ डिफाइनाइट पैटर्न। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। यस गाइस, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करते हो देन यू विल गेट वेरी कंफ्यूज टू फाइंड आउट वेयर योर ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली प्रेजेंट। आपको जो चीज चाहिए वो एग्जैक्टली अवेलेबल कहाँ है, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको काफी समय लग जाएगा और वो समय आपकी माइंड में कंफ्यूज क्रिएट करते रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो आप ट्रेन में चढ़ते हो, ठीक है, और आपका एक नंबर है, आपका नंबर सीट नंबर है 5, लेकिन 5 में क्या A1, B1, A2, B2, A3, B3 या तो स्लीपर में है, कौन सी बोगी में आपको ये पता ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या पूरे ट्रेन में ढूंढोगे, ट्रेन में मान लो 25 बोगी, तो 25 बोगी में आप ढूंढोगे, ऑब्वियसली नहीं ढूंढोगे। तो आपको क्लासिफिकेशन कैसे दिया जाता है, S3 सीट नंबर 5, मतलब आपकी बोगी है S3 और उस पर सीट नंबर है 5। तो जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो आपको पता चल जाता है, ऊपर डिस्प्ले हो जाता है कि S3 डब्बा यहाँ पे रुकेगा, तो आप वहाँ पे खड़े रह जाते हो। जैसे ट्रेन आती है आप उसके S3 के अंदर चले जाते हो और सीट नंबर 5 पे बैठ जाते हो। तो ये क्लासिफिकेशन है ना एक प्रकार का, ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। जैसे मूवी देखने जाते हो तो एक सिनेमा हॉल में मान लो 500 सीट्स हैं, तो आपकी सीट का एग्जैक्टली नंबर दिया होता है, जस्ट लाइक D9। तो D रो में आपको 9 नंबर सीट अलॉट की गई है। आप कौन सी भी सीट पे जाके अगर बैठ जाते हो और वो सीट अगर किसी और को अलर्ट की गई है तो वो आपको उठा सकता है, ऑब्वियसली रूल के हिसाब से आपको उठा सकता है। जैसे ट्रेन में भी अगर आप किसी और की सीट पे बैठ जाते हो तो आपको वो उठाएगा, और नहीं उठोगे तो टीसी के आपके ऊपर कंप्लेंट करेगा। सो सिंपल लॉजिक, ये क्लासिफिकेशन है। आप कोई भी चीजों को अरेंज करते हो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। सिंपल गाइस, अब यूट्यूब चैनल पे ही देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे नियर अबाउट 700 वीडियोस है। तो उन वीडियोस को स्टूडेंट इजीली फाइंड आउट कर सके, इसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बनाई है। अगर आपको 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस देखने तो 11th स्टैंडर्ड की प्ले लिस्ट है, 12th स्टैंडर्ड के देखने तो 12th स्टैंडर्ड की प्ले लिस्ट है, नीट के देखने तो नीट की प्ले लिस्ट है। सो मतलब ये मैंने वीडियोस की क्लासिफिकेशन की है। इसी प्रकार से सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन। थैंक यू। हेलो गाइस, तो जैसे आपको पता है कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑलमोस्ट 3 कैटेगरी, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑलमोस्ट 3 अलग अलग टेक्निक से डिवाइड किया गया हुआ है। जैसे कार्ल वूस जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1990 में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, और ये कैटेगरी थी 3 डोमेन सिस्टम और यू कैन से 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में तो बता ही दिया था, लेकिन अब हम डिटेल में जानेंगे कि 3 डोमेन सिस्टम मतलब 3 किंगडम सिस्टम होता क्या है। तो आइए चलिए डिटेल में देखें। सो Carl Woese in the year 1990 has divided all the living organism into the almost 3 categories. These categories were 3 domain system, or you can say 3 kingdom system of classification. He has classified all the living organisms such as a plant, animal, fungi, protista and bacteria, means Monera, into only these 3 categories. And which are those 3 categories? Let's begin one by one. So he classified every living organism into 3 categories. First category is called
archaeobacteria. First category is archaeobacteria. Now what is meant by archaeobacteria? Archaeobacteria also known as an ancient bacteria. It's also called ancient bacteria and also known as a extremophiles. एक्सट्रीमोफाइल्स. अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये क्या नाम है. आर्चियो बैक्टीरिया. आर्चियो बैक्टीरिया मीन्स ओल्ड बैक्टीरिया, और अगर ये ओल्ड बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली हम इनको एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहेंगे, और इनको एक्सट्रीमोफाइल भी कहा जाता है. एक्सट्रीमोफाइल क्यों कहा जाता है? एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले. यस, दे फाउंड इन एक्सट्रीम conditions and that's why they are called extremophiles. Yes, ये वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नॉर्मल कंडीशन पे नहीं बल्कि एक्सट्रीम कंडीशन पे पाए जाते हैं, तभी हम इनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, क्या हम लोग 70 या 80 डिग्री में जी सकते हैं? ऑब्वियसली आपका आंसर है नहीं. लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री के ऊपर भी जीते हैं, 100 डिग्री के ऊपर भी नॉर्मल रह सकते हैं. तो उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल. नो डाउट उनकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, ठीक है. हाई टेम्परेचर पे ग्रो होने वाले बैक्टीरिया अलग होते हैं, हाई प्रेशर के ऊपर ग्रो होने वाले बैक्टीरिया अलग होते हैं, मीथेन कंडीशन में ग्रो होने वाले बैक्टीरिया अलग होते हैं. तो इन सभी को हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. क्यों एक्सट्रीमोफाइल? बिकॉज ये एक्सट्रीम कंडीशन पे ग्रो होते हैं, जिस कंडीशन पे हम ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तभी हम इनको कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल. Archaeobacteria are also known as ancient bacteria as they are the oldest bacteria, and they are also known as extremophile just because these bacteria are found in almost all those places where we human being can't survive. Such places are called extreme. Such places are called extreme condition, and that's why such bacteria are also called extreme bacteria or extremophile. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. For example, thermophiles. Thermophiles. Now what are the thermophiles? Bacteria which found in high temperature. Bacteria which found in high temperature. Such bacteria are called thermophiles. जो बैक्टीरिया काफी हाई टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मली रहते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मोफाइल्स. जो बैक्टीरिया आइस में ग्रो होते हैं उनको हम कहते हैं सैकरोफाइल्स. सैकरोफाइल्स. बैक्टीरिया फाउंड इन ice or you can say glacier. Ice or glacier. Such bacteria are called सैकरोफाइल. जो बैक्टीरिया बर्फ में पाए जाते हैं आइस पे, ग्लेशियर पे, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं सैकरोफाइल्स. नाउ बेरोफाइल्स. बेरो, आपने बेरोमीटर सुना होगा, ठीक है. तो बेरोफाइल्स मीन्स जो बैक्टीरिया हाई प्रेशर पे ग्रो होते हैं. द बैक्टीरिया विच ग्रोज एट हाई pressure, such bacteria are called barophiles. And then methanogens. What are methanogens? Bacteria. Methanogens are those bacteria which found in methane condition. जो बैक्टीरिया मीथेन में पाए जाते हैं, मीथेन कंडीशन एनवायरनमेंट में, उन बैक्टीरिया हम कहते हैं मेथेनोजेंस. जो बैक्टीरिया मीथेन कंडीशन में मतलब जहां पे मीथेन ज्यादा हो वहां पे पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं मेथेनोजेंस, ठीक है. और जो बैक्टीरिया हाई प्रेशर पे जाते हैं पाए जाते हैं, मान लो जैसे समुद्र है, सी, तो समुद्र में एकदम नीचे की तरफ, तल की तरफ, जिसे हम बेंथोनिक एरिया कहते हैं, बॉटम ऑफ सी, तो वहां पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम कहेंगे बेरोफाइल्स. ऐसे ही एसिडोफाइल्स. एसिडोफाइल्स मतलब आप समझ गए होंगे. एसिडोफाइल्स मतलब found in acidic condition, found in acidic environment or acidic condition, ठीक है. So these are the different variety of bacteria which found in some different condition where we human being can't survive, even though can't imagine our life. हम हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकते, हम हाई प्रेशर पे नहीं रह सकते, हम एसिडिक कंडीशन में नहीं रह सकते, ना ही हम बर्फ में रह सकते, ना ही हम मीथेन में रह सकते. तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं इनको हम एंशिएंट बैक्टीरिया, एक्सट्रीमोफाइल या तो आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है. तो ये पहली वाली कैटेगरी थी जो
कार्ल वुस ने डिवाइड की थी। कार्ल वुस हैज डिवाइडेड फर्स्ट कैटेगरी एज अ आर्चियोबैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया और एक्सट्रीमोफाइल जस्ट बिकॉज ऑल these are the type of organism which found in different climatic condition. Thermophile which found at high temperature, barophile which found at high pressure, acidophile which found at the acidic condition, psychrophile which found at the ice or glacier, and methanogens which found in a methane condition. Second category, eubacteria. Eubacteria. What are the eubacteria? It's called true bacteria. अभी यूकैरियोट का मतलब होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये भी है यू, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर न्यूक्लियस है। कोई भी बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन ये वो वाले बैक्टीरिया जो अवेलेबल हैं अभी के एनवायरनमेंट में, ये वो वाले बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पे ग्रो नहीं हो सकते, इसके लिए इनको कहते हैं यू बैक्टीरिया। यस, सच एज यू कैन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन like a gram negative bacteria and photosynthetic bacteria such as cyanobacteria. We also called it as a BGA. BGA stand for blue green algae. तो ये वो वाले बैक्टीरिया है जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी क्लासिफाइड बाय कार्ल हु इज अ eubacteria, means true bacteria, the bacteria which are available in a normal condition, normal environment, they are called eubacteria. Example, gram positive bacteria, gram negative bacteria, cyanobacteria, etc, etc. And third category is a eukarya. Eukarya means eukaryotes. अब यूकैरियोट्स में कौन आते हैं हमें पता है। यूकैरियोट्स में आते हैं किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। तो ये चार ऑर्गेनिज्म जो हैं, मतलब चार बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो यूकैरिया में आते हैं। यूकैरिया मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। अब आप ये देखो, आर्चियोबैक्टीरिया और ये जो यूबैक्टीरिया है, ये दोनों के दोनों मोनेरा हैं। मोनेरा मतलब ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया है, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। और ये जो आखिरी वाला ग्रुप है यूकैरियोट्स, इनके अंदर वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे एनिमेलिया हो गए, प्लांटी हो गए, प्रोटिस्टा हो गए और फंजाई हो गए। तो ये था कार्ल वुस का 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या तो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू।